सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अरबों डॉलर की कंपनी बनाई जो करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाती है, लेकिन बचपन में जब वो कुछ कहने की कोशिश करते थे तो कोई उनकी बात तक नहीं सुनता था। आज हम ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल के मन और उनकी सोच की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास राज शमानी के साथ उनके एक इंटरव्यू के कुछ अंश हैं जिसमें दीपेंद्र ने अपने बचपन के संघर्षों से लेकर ज़ोमैटो की बहुत ही अलग और सख्त संस्कृति तक हर पहलू पर खुलकर बात की है। हाँ। आज की इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि एक इंसान के निजी संघर्ष कैसे एक पूरी कंपनी की कार्यशैली को, उसके डीएनए को आकार देते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी सफलता और उनकी विवाद दोनों की जड़ें मतलब एक ही मूल सोच में छिपी हैं, क्षमता का पूरा इस्तेमाल, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हाँ, चाहे कोई भी कीमत हो। ये एक ऐसी कहानी है जो जितनी प्रेरणा देती है उतने ही सवाल भी खड़े करती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दीपेंद्र बताते हैं कि उनका बचपन आसान नहीं था। उन्हें बहुत तंग किया जाता था। छोटे कद, सांवले रंग और सबसे ज्यादा हकलाने की वजह से ये मजाक इतना बढ़ गया था कि उनके दोस्तों के माता पिता भी अपने बच्चों को उनसे दूर रहने को कहते थे। बाप रे। लेकिन वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता था कि जब वो कुछ बोलते तो लोग सुनते नहीं थे, बीच में ही ध्यान हटा लेते थे। और ये एक ऐसा घाव है जो शायद आज तक भरा नहीं है। ये सुनकर हैरानी होती है कि इतने बड़े सीईओ होने के बावजूद वो आज भी पब्लिक में बोलने से बचते हैं। हाँ। इंटरव्यू में वो खुद बताते हैं कि पिछले 7-8 सालों से उन्होंने अपनी ही कंपनी में कोई टाउन हॉल मीटिंग नहीं की है, मतलब जहां उन्हें स्टेज पर आकर बोलना पड़े। एक मिनट, तो फिर वो पूरी कंपनी से बात कैसे करते हैं? बिना टाउन हॉल के इतनी बड़ी टीम को चलाना तो बहुत मुश्किल होगा। यहीं पर उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो टाउन हॉल करते हैं, लेकिन बोलकर नहीं, लिखकर। मतलब कैसे? वो स्लैक जैसे जो कॉर्पोरेट मैसेजिंग ऐप होते हैं उन पर एक टेक्स्ट बेस्ड टाउन हॉल करते हैं। अरे वाह। जहां वो अपनी बात लिखते हैं और कर्मचारी भी लिखकर ही सवाल पूछते हैं। अरे वाह। बचपन में जो आवाज अनसुनी रह जाती थी, हाँ। आज उसे उन्होंने लिखने की ताकत से बदल दिया। तो ये तो एक तरह से उनकी कमी ही उनकी ताकत बन गई। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। वो खुद मानते हैं कि हकलाहट ने उन्हें एक बेहतर लेखक बना दिया, क्योंकि वो जो बोल नहीं पाते थे उसे लिखकर व्यक्त करना सीख गए। ये एक तरह का विद्रोह था, खुद के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ। और इसी विद्रोह की एक झलक उनके कमरे की दीवार पर लगे एक पोस्टर में भी मिलती थी, जिस पर लिखा था, आई वॉज बॉर्न टू लीड। सोचिए, एक बच्चा जिसे कोई सुन नहीं रहा, वो खुद को रोज याद दिला रहा है कि वो नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ है। जी। ये डिफाइंस, ये बगावत हमें सीधे ज़ोमैटो की कार्यशैली में भी दिखाई देती है। जैसे आप सोचिए, अरबों डॉलर की एक पब्लिक कंपनी और उसका कोई 10 साल का विजन या प्लान ही नहीं है। ये सुनने में ही अजीब लगता है। बहुत अजीब। अजीब ही नहीं, पारंपरिक कॉर्पोरेट दुनिया के लिए ये सोचना भी नामुमकिन है। दीपेंद्र साफ कहते हैं कि ज़ोमैटो का कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, वो सिर्फ अगले हफ्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिर्फ अगला हफ्ता? हाँ, संगठन में कोई तिमाही या सालाना लक्ष्य यानी गोल्स नहीं होते। यहां तक कि वो निवेशकों को भी कभी भविष्य के अनुमान या फोकास नहीं देते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना लक्ष्य के कोई टीम काम कैसे करती है? उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें क्या हासिल करना है? यही उनकी फिलॉसफी की जड़ है। उनका मानना है कि अगर आप किसी को लक्ष्य देते हैं तो आप अनजाने में उनकी क्षमता को सीमित कर देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आप किसी को 100 का लक्ष्य देंगे तो वो 100 तक पहुंचकर रुक जाएगा, भले ही उसमें 120 हासिल करने की क्षमता हो। एग्जैक्टली। वो बस उस लक्ष्य को पूरा करने जितना ही प्रयास करेगा, अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देगा। तो लक्ष्य की जगह वो किस चीज पर भरोसा करते हैं? सिर्फ एक चीज पर, सही लोगों को काम पर रखना और फिर उन पर पूरा भरोसा करना। उनकी पूरी फिलॉसफी भरोसे पर आधारित है। वो कहते हैं, वी ट्रस्ट पीपल टू डू द बेस्ट जॉब दैट दे कैन, एंड दे डू। इसी वजह से वो इंटरव्यू में ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो खुद को बहुत ज्यादा बेचते हैं या दिखावा करते हैं। उन्हें विनम्र लोग पसंद हैं। हाँ, जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर ही वो भरोसा कर सकते हैं कि वो बिना किसी लक्ष्य के भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जाहिर है कि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगी। दीपेंद्र खुद मानते हैं कि उनके साथ काम करने की कीमत बहुत ज्यादा है। वो अपनी टीम से भी उतना ही जुनून की उम्मीद करते हैं जितना उनमें खुद है। जुनून शायद बहुत छोटा शब्द है, वो इसे ऑब्सेशन कहते हैं। हाँ,
उनका मानना है क्या कुछ बड़ा बनाने के बारे में जुनूनी होने चाहिए। वो नहीं चाहते कि लोग इसे नौकरी समझें, वो चाहते हैं कि लोग इसे अपनी जिंदगी समझें। वो एक उदाहरण भी देते हैं। हाँ बताइए। कि अगर शुक्रवार शाम 6 बजे कोई ऐसी समस्या है जिसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब तो वीकेंड है, सोमवार को करेंगे। सही बात है। स्टार्टअप 9 से 5 की मानसिकता पर नहीं बनते। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। कई हाई ग्रोथ कंपनियों में ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन सवाल ये है कि आप किसी के अंदर ये जुनून या ऑब्सेशन पैदा कैसे करते हैं। यहीं पर दीपेंद्र का सबसे विवादित और चौंकाने वाला तरीका सामने आता है। और ये वाकई चौंकाने वाला है। वो इससे रॉक बॉटम रणनीति कहते हैं। रॉक बॉटम? हाँ, वो इंटरव्यू में बिना झिझके बताती हैं कि कभी-कभी वो जानबूझकर अपनी टीम के सबसे काबिल, सबसे होशियार लोगों को इतना ज्यादा तोड़ते हैं, उन्हें इतना मुश्किल फीडबैक देते हैं कि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह शून्य हो जाए। क्या? वो कहते हैं, आई पुट देम टू रॉक बॉटम, like their self-confidence completely goes for a toss. एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत टॉक्सिक लगता है। अपनी ही टीम के बेस्ट परफॉर्मर का आत्मविश्वास तोड़ना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्होंने इस पर और विस्तार से बताया कि ये असल में होता कैसे है और क्यों? हाँ, उन्होंने इसका कारण भी बताया। उनका मानना है कि जब कोई बहुत सफल होता है तो वो सीखना बंद कर देता है। अच्छा। वो अपनी कमियों को नहीं देख पाता। उन्हें रॉक बॉटम तक पहुंचाने से वो इंसान अपनी असलियत का सामना करता है, अपनी कमियों को पहचानता है, और फिर जब वो वहां से उठता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, विनम्र और आत्मजागरूक बनकर उभरता है। और उनका दावा है कि ये काम करता है, पढ़ाता है और बाकी को खत्म कर देता है। इसमें तो सर्वाइवरशिप बायस का बहुत बड़ा खतरा है। ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ये सिर्फ किसी जूनियर कर्मचारी के साथ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जब ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया तो उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक और ब्लिंकिट के फाउंडर, हाँ, एल्बिंदर, उनको भी यही कहा था। उन्होंने एल्बिंदर से कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये कंपनी नहीं चलेगी, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अपने दोस्त को? हाँ, ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी भी रिश्ते से ऊपर अपनी कंपनी के लक्ष्य को और अपनी इस फिलॉसफी को रखते हैं। इस कार्यशैली को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज़ोमैटो हमेशा विवादों में भी रहता है। बिल्कुल। चलिए, कुछ बड़े आरोपों पर दीपेंद्र का नजरिया जानते हैं, क्योंकि वो भी इसी सोच से जुड़ा होगा। पहला और सबसे बड़ा विवाद था 10 मिनट डिलीवरी को लेकर। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था। आरोप था कि इससे राइडर्स पर तेज गाड़ी चलाने का दबाव बनता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर उनका जवाब बहुत सीधा और तार्किक है। वो कहते हैं कि राइडर्स पर तेज गाड़ी चलाने का कोई दबाव होता ही नहीं है। कोई दबाव नहीं। असल में राइडर को ये पता भी नहीं होता कि डिलीवरी 10 मिनट में करनी है या 30 मिनट में। डिलीवरी का जो टाइमर है वो सिर्फ ग्राहक को उसकी ऐप पर दिखता है। अच्छा, तो फिर 10 मिनट में डिलीवरी होती कैसे अगर राइडर तेज नहीं चला रहा तो? इसका राज राइडर्स की रफ्तार में नहीं, बल्कि हर कोने में मौजूद डार्क स्टोर्स के नेटवर्क में है। डार्क स्टोर्स मतलब छोटे छोटे वेयरहाउस? हाँ बिल्कुल। वो बताते हैं कि अकेले दिल्ली एनसीआर में ही उनके 400 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं। इसका मतलब है कि हर 1-2 किलोमीटर पर एक स्टोर है। ओके। तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपके सबसे नजदीकी स्टोर से निकलता है, और राइडर को सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का सफर ही सामान्य गति से तय करना होता है। तो दबाव सिस्टम की कुशलता पर है, राइडर की स्पीड पर नहीं। ठीक है, ये एक दिलचस्प स्पष्टीकरण है। दूसरा बड़ा आरोप है गिग वर्कर्स के शोषण का। कहा जाता है कि उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और उनकी काम करने की स्थितियां ठीक नहीं हैं। वो इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हैं। वो आंकड़े देते हुए कहती हैं कि अगर कोई राइडर दिन में 8 से 10 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करे तो वो महीने में आसानी से 25,000 से ज्यादा कमाता है, जो भारत में न्यूनतम वेतन से कहीं ज्यादा है। हाँ, लेकिन इस पर उनकी एक थ्योरी है जो ज्यादा दिलचस्प है। उनकी एक थ्योरी है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। क्या वो ये कहते हैं कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है? उससे भी एक कदम आगे। उनका मानना है कि ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों की वजह से समाज के अमीर और शहरी वर्ग का पहली बार भारत की जमीनी हकीकत से आमना सामना हुआ है। मतलब वर्कर क्लास की असल जिंदगी से। जी, वो इन राइडर्स को अपने दरवाजे पर रोज देखते हैं और उनकी मेहनत को शोषण समझ रहे हैं, जबकि ये उन वर्कर्स के लिए पहले से कई बेहतर अवसर है। हाँ। वो कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो पहले इन अमीरों के ड्राइवर, माली या सिक्योरिटी गार्ड थे, हाँ। और वो नौकरियां छोड़कर यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ उन्हें ज्यादा आज़ादी और बेहतर कमाई मिलती है। ये एक दिलचस्प मोड़ है, लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि इस आज़ादी की कीमत सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और नौकरी की सुरक्षा के न होने से चुकानी पड़ती है।
तो क्या ये वाकई एक बेहतर अवसर है या फिर एक अलग तरह का समझौता? ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और ये बहस सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में गिग इकोनॉमी को लेकर चल रही है। अब तीसरे आरोप पर आते हैं, कर्मचारियों की छटनी। हाँ। कुछ समय पहले खबर आई थी कि जोमेटो ने 500-600 कर्मचारियों को बहुत अमानवीय तरीके से निकाला। उनके स्लैक अकाउंट्स अचानक बंद कर दिए गए। हाँ, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी और ये बहुत वायरल हुई थी। इस पर उनका क्या कहना है? दीपिंदर कहते हैं कि ये खबर पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत थी। पूरी तरह गलत? हाँ, असल में सिर्फ 20 लोगों को महीनों के लगातार फीडबैक और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के बाद प्रदर्शन के आधार पर निकाला गया था। सिर्फ 20 और खबर 500-600 की थी? जी, उनका दावा है कि किसी ने रेडिट पर जाकर ये झूठी कहानी बना दी कि 500 लोगों को निकाला गया है और वो वायरल हो गई। वो कहते हैं कि वो इन चीजों पर बार-बार सफाई देना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर उनकी बात सच भी है तो भी ये सवाल तो उठता है कि कंपनी के अंदर का माहौल कैसा होगा कि इस तरह की झूठी खबर इतनी आसानी से फैल जाती है और लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कहीं ना कहीं ये भरोसे की कमी को तो दिखाता ही है। शायद ये उसी हाई प्रेशर और रॉक बॉटम वाली संस्कृति का एक साइड इफेक्ट है, जहां हमेशा एक तरह का डर बना रहता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ होती है, दीपिंदर गोयल की शख्सियत और जोमेटो की संस्कृति, बिल्कुल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। बचपन में अपनी आवाज के लिए संघर्ष से लेकर आज अपनी टीम से उसी जुनून की मांग तक सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। एक असुरक्षा जो एक असाधारण प्रेरणा में बदल गई। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की गहरी असुरक्षाएं और जुनून एक पूरे उद्योग को बदल सकते हैं, भले ही उसके तरीके हमेशा आरामदायक, नैतिक या पारंपरिक ना हो। वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो उन्हीं की तरह के लोगों को बढ़ावा देता है, जो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। और ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। दीपिंदर खुद मानते हैं कि उनकी रॉक बॉटम रणनीति से 5 में से 4 लोग बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस एक व्यक्ति का अफसोस हमेशा रहता है जो इस प्रक्रिया में टूट जाता है और संभल नहीं पाता। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी की पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए उसे तोड़ना जरूरी हो, तो क्या ये कीमत चुकाने लायक है? और कौन तय करेगा कि ये कीमत कौन चुकाएगा?